Hello my dear students, in this class we will be studying about next topic of under income tax law and accounts which is agricultural income. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इनकम एंड स्कोप ऑफ इनकम की, उसमें कहीं भी हमने एग्रीकल्चर इनकम की बात नहीं करी थी। सैलरी में भी नहीं आएगी, बिजनेस में भी नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी ये डिसाइड करेंगे। कैपिटल गेन भी नहीं है, अदर सोर्सेज भी नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम की हमने कहीं पे बात नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के लिए हमें पता है हमारी इंडियन इकोनॉमी कौन सी बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और एग्रीकल्चर फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के लिए अलग से कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स बनाती है जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, फेवर मिल सके और उनको सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर इनकम की बात करने वाले हैं। अब ये एग्रीकल्चर इनकम है क्या और कैसे ये किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन की जाती है, एज वेल एज और एग्रीकल्चर इनकम कब नहीं होती है, मतलब व्हेन इज एग्रीकल्चर इनकम इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले क्या था, एग्रीकल्चर इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती थी। ओके, फर्स्ट इट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेटर ऑन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट मतलब छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, उसमें से अगर हम कोई चीज़ मान रहे हैं उसमें से मान लें कि ये हमने इसमें से हटा दिया है, एग्जेम्प्ट कर देना। तो एग्रीकल्चर इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद वो जिम्मेदारी आ गई स्टेट गवर्नमेंट के पास कि अब आप हैंडल करिए इसको। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी उस एग्जाम को एग्जेम्प्ट कर दिया। अब टोटली वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। इट मीन्स एग्रीकल्चर इनकम कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है। बट अगेन अगर इस तरीके से होगा तो जितने सारे हमारे जो मास मैन्युफैक्चरिंग फार्मर्स हैं या मास मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर का काम करती हैं वो तो बहुत पैसे वाली बन जाएंगी। दे विल नॉट बी पेइंग एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट, बट सो दे आर सम कंडीशंस जिसको आप सेटिस्फाई करते हो तभी आप कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड हो, अदरवाइज यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द टैक्सेस। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, हम तीन बातें इसमें समझेंगे कि इनका एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम है तो वो कब होती है, दूसरी उस पर हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कब लगाते हैं, तीसरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और वो उसको किस तरीके से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले है जो एग्रीकल्चर इनकम है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जो लैंड है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। लैंड, that agricultural land should be in India. Okay, that agricultural land should be in India. Next point is, अब वो ज़मीन मेरे भारत की है, okay, भारत की है, that is fine. It means उस लैंड से जो पैसा आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम है। उसके साथ और भी पॉइंट्स हैं। उस लैंड को हम यूज़ सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही करें। यूज़ ऑफ दैट लैंड, use of land for agricultural purpose, ओके। मान जैसे बहुत बार होता है कि वो ज़मीन हमारी एग्रीकल्चर होती है लेकिन हम उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग बना देते हैं, ओके, या कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो वो इनकम उससे हुई हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इज, अब क्या होता है, ओनर्स जैसे लैंड ओनर्स होते हैं ना, लैंड ओनर्स क्या करते हैं, लोगों को रेंट ज़मीन पे देते हैं फार्मर्स को। उनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन उनको खेती करना आता है, और जो लैंड ओनर्स हैं उनको खेती करना नहीं आता, वो खुद वो नहीं करते, तो क्या करा जाता है, जो लैंड है उसको रेंट बेसिस पे दे दिया जाता है। अब फार्मर बोलता है कि अगर मैं रेंट नहीं पे कर पाया तो मेरी जो क्रॉप है, जो क्रॉप कल्टीवेशन हुई वो अच्छी नहीं हुई, तो इस वजह से बहुत बार वो शेयर बेसिस पे भी रखा जाता है कि ओके, जो भी आपका प्रपोर्शन आए उस प्रपोर्शन पे, जो भी आपका प्रपोर्शन आए उस प्रपोर्शन पे आपको इतना % मुझे शेयर देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, या तो रेंट रिसीव्ड हो गई या फिर रेवेन्यू शेयर हो गया। तो दो पर्पस हो गए, आइदर रेंट और रेवेन्यू।
ओके, सो दीज टू सेक्शंस आर देयर जिसमें रेंट और रेवेन्यू आते हैं एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू, तो उसको भी हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। अब तीसरा क्या है, या तो एग्रीकल्चर रेंट हो। अब क्या हुआ, एक पर्सन है, वो उसी की कंपनी है, उसी ने प्रोड्यूस किया, गन्ना प्रोड्यूस किया, जैसे गन्ने की छटाई करी, उसकी पूरी प्रोसेसिंग कर दी, कम्प्लीटली रिफाइन कर दिया, फिर मार्केट में सेल किया। ओके, लेके दूसरे से फिर मार्केट में सेल की इनकम करी, तो अभी वो काउंटेबल होगा। खुद ने ही सारा प्रोसेस करवाया, फिर मार्केट में सेल करा, तो अभी उसकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। तो किसी भी सोर्स से अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रोडक्ट को छटवा के, जो कि मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, आप सेल करते हैं, तो वो सारी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर मानी जाती है। अब सबसे ज़्यादा जो लास्ट है मेन, जो इस समय हमें बहुत सुनने को मिलता है, फार्म हाउस और फार्म बिल्डिंग। फार्म हाउस और फार्म बिल्डिंग, फार्म हाउस और फार्म बिल्डिंग क्या है? अब फार्म बिल्डिंग और फार्म हाउस। अब इसका मतलब क्या है? फार्म हाउस में तो रहते हैं लोग, तो फार्म हाउस में क्या करते हैं लोग कि जगह तो ज़मीन मिट्टी इसके लिए थी, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन वहाँ पे घर बनवा लिए, पार्टीज़ होती है, तो और इसका और उसके अलावा या फिर कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसकी भी जो इनकम जनरेट होगी, क्योंकि वो आपकी थी तो वो एग्रीकल्चर लैंड ना, तो उसके पे भी जो इनकम जनरेट होगी आपकी, उसको भी हम क्या समझेंगे? उस इनकम को भी हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, ये था हमारा कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम का। अब कोई की नर्सरी है, बोले नर्सरी है तो क्या उसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी? हाँ, क्योंकि नर्सरी में जो मिट्टी है उसी में आपके पौधे लग रहे हैं, तो कोई चीज़ जब आप उसकी सॉइल से जनरेट कर रहे हो, नेचर से जनरेट कर रहे हो, नेचर का रोल है उसमें, तब हम उसको क्या मानते हैं? एग्रीकल्चर इनकम के अंदर मानते हैं। गॉट इट? अब ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट कि एग्रीकल्चर इनकम कब होगी, क्या होगी। अब क्या हुआ, इसमें भी कुछ जो है आपके ये बोलता है कि टैक्स कब लगाना है, एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स को कब इम्प्लीमेंट करेंगे हम। कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है एग्रीकल्चरल इनकम, लेकिन बट इफ that person only has this income, means अगर किसी पर्सन की सिर्फ एक ही टाइप की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम, फिर तो वो एग्जेम्प्टेड है। अदरवाइज इफ ही इज ऑल्सो दैट पर्सन इज ऑल्सो हैविंग सम अदर सॉर्ट ऑफ इनकम, ओके, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो उसको फिर एग्जेम्पशन नहीं है। फिर उसके एग्जेम्पशन के लिए देखना पड़ेगा कि उसको कितने रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलता है, कंप्लीटली एग्जेम्पशन नहीं होता। जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट रखी गई है कि 5,000 रुपये तक, अगर 5,000 रुपये तक की इनकम है आपकी, तब आप एग्जेम्प्टेड हैं। अदरवाइज अगर आपकी एक और साथ में इनकम है एग्रीकल्चर के अलावा, देन यू आर नॉट एग्जेम्प्टेड, यू आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द that income, so you are required to pay the taxes। इसको बोलते हैं हम पार्शियल इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल इंटीग्रेशन मीन्स, पार्शियल मीन्स हाफ दिस साइड, हाफ दिस साइड, मीन्स आपने आधी कमाई किसी चीज़ से करी थी, आधी कमाई किसी चीज़ से करी थी, तो आपको वो अलाउड नहीं है। फिर वो देखा जाएगा कि कितना अलाउ करना है, वो और डिटेल्स की बात है। आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। उसके अलावा बात आती है आपकी कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि उनको कितनी इनकम उनकी एग्रीकल्चरल है, कितनी उनकी नॉन एग्रीकल्चरल है। जैसे कि टी की 40% इनकम नॉन एग्रीकल्चरल के अंदर आएगी। अगर कोई का टी का काम है, टी का प्रोडक्शन है, टी का बिजनेस है, देन उसकी इनकम जो है 40% नॉन एग्रीकल्चर के अंदर आएगी। टी बिजनेस है, देन 40% इनकम विल बी नॉन एग्रीकल्चरल। लेटेक्स, अगर लेटेक्स है, कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जैसे रबर के, उनके अंदर 35%
इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। एंड द थर्ड इज कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर क्या होता है, कॉफ़ी के अंदर भी ऐसे शेयर डिफाइन किया हुआ है 25%। कॉफ़ी के अंदर अगर 25% इनकम, जो टोटल इनकम है उसकी 25% आपकी नॉन एग्रीकल्चर अंडर इनकम मानी जाएगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइन, ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको कब पे करना पड़ेगा। अब बात आती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम की। तो जब ये चीज़ें फुलफिल नहीं होती, इस तरीके से हम इनकम नहीं कर रहे होते, तब हम उसको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की हमारा जो एग्जेम्पशन है वो पार्शियल इंटीग्रेशन के अंदर आता है। उनको एग्जेम्प्टेड नहीं मिलता कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड नहीं होती, कि उनको किस तरीके से एग्जेम्प्ट करना है। वो सिर्फ तब तक होगी जब सिंगल इनकम होगी एग्रीकल्चरल इनकम, ओके। और अगर दोनों हैं तो आप 5000 रुपीज़ मैक्स तक ही एग्जेम्पशन ले सकते हो, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर इनकम बेसिक कॉन्सेप्ट्स and partial integration basic concept.